नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं आपको ये बताकर कि आज हम क्या खास लेकर आए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारत में आ चुका है ओमिक्रॉन वेरिएंट। बाजारों के लिए इसको कैसे समझना चाहिए, क्या ये कितनी बुरी खबर हो सकती है, जानेंगे अपने मेहमानों से। उसके अलावा एक कंपनी पर होगा फोकस। मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाए हैं, क्या इसका फायदा आने वाले दिनों में शेयर को मिल सकता है, ये भी जानेंगे। और इसके अलावा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए हम लेकर आएंगे शानदार वीआईपी शेयर्स। चलिए शुरुआत बाजार से ही करते हैं, जहां लगातार हमने आज दूसरे दिन अच्छी तेजी देखी। निफ्टी 235 अंकों की मजबूती के साथ 17,400 के ऊपर पहुंच गया। एक्सपायरी थी आज और उसकी वजह से बाजार में हमने शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए देखी। सेंसेक्स भी 775 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में और कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा, बताने के लिए मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी में 235 अंक चढ़कर आज बंद हुए हैं। सेंसेक्स में करीब 777 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखी गई है। आज के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया और इसके अलावा बैंक निफ्टी भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी करीब 150 अंकों की बढ़त आज देखने को मिली है। तो शानदार तेजी थी अक्रॉस द मार्केट और हर एक सेगमेंट ने लगभग काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आज किया है। इसमें चढ़ने वाले शेयरों की बात करें निफ्टी के, तो आज अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, ग्रासिम, टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 2 से 3% की। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जहां पर की तेजी थी, उसमें कुछ फार्मा स्टॉक्स थे और कुछ डायग्नोस्टिक शेयर्स थे और हॉस्पिटल शेयर्स भी थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। जो मजबूती के साथ बंद हुए उसमें सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा और कैडिला, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। कोरोना के जो नए स्ट्रेन की बढ़ती खबर आ रही है उसके चलते हम देख रहे हैं कि हेल्थ केयर स्पेस में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन प्री कोविड स्तर से दोगुना के भी पार पहुंच चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है क्रेडिट स्विस की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी थी। बीपीसीएल, आईओसी और एचपीसीएल में भी आज दिन भर ही मजबूती के साथ कारोबार हुआ। आज एनबीएफसी शेयरों में भी तेजी थी। एचडीएफसी, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और आईटी शेयरों में लगातार जो एक तेजी का दौर है वो बना हुआ है। स्पेशली जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां पर काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और इसमें जो बड़ा गेनर आ रहा है वो है मैस्टेक। कंपनी ने कुछ दिन पहले एक डील अनाउंस की थी यूके में, जिसके चलते जब से ये डील अनाउंस की है तब से लेकर अब तक काफी शानदार गेन देखने को मिल चुका है स्टॉक में। और इसके अलावा एचसीएल इन्फो, परसिस्टेंट और एम्फेसिस, यहाँ पर भी अच्छा रुझान आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। तो आईटी शेयरों में लगातार तेजी बरकरार है। हमने कई और एक्सपर्ट से भी बात की। डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस के अजय श्रीवास्तव का कहना है कि बाजार में तेजी का रुझान बरकरार है। वो मानते हैं कि मेटल सेक्टर आगे बेहतर प्रदर्शन करेगा। I think the bull market on a longer perspective is still intact for the simple reason that there is more money to be invested than people who want to sell equity. So leave aside the fundamentals of the economy, leave aside everything. The fact remains that there is more money, not only Indian market, global markets sitting for being invested than being divested. And we will see pockets. We will see pockets of exuberance. We will see pockets of fear. We had exuberance in October. We have fear in December. So I think, we will alternate, but the key here is to figure out where the flows are coming from as well. That's where dictates the market. Today, Indian market is primarily determined and resting on the retail buying at the end of the day. That's what the market is. IPO, institutional buying, secondary market, retail buying. So the FI stocks will languish till the time the FI buying doesn't come. जहाँ पे फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं अक्रॉस कई सेक्टर्स, कुछ आपने जो बताया, स्पेशलिटी केमिकल्स हुई, इंजीनियरिंग हुई, कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस हुए, जहाँ पे भी हमें लगता है कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक आ रहे हैं नीचे की तरफ। हम लोग धीरे धीरे उनमें एक्यूमुलेशंस आ रही है। और ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है, ये एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए है।
आज जो भी हमने मार्केट में गिरावट देखी है या मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में गिरावट देखी है, ऐसा हुआ नहीं है कि बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं वैल्यूएशंस पे। अभी भी ये लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से थोड़े से ऊपर या लॉन्ग टर्म एवरेज पे हैं। तो इट इज अ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जोन, बट एनीवेज आई थिंक जो हाई पे ये लोग गए थे वहां से करेक्ट होना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ गुड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। एंड यदि हम 3-4 साल का अगर व्यू लेते हैं तो कई कंपनीज में हम लोग देखते हैं कि वैल्यूएशन ठीक होने से इनमें धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जा सकता है। वो कुछ आइडियाज़ सेक्टर्स के जहां हमारे एक्सपर्ट हमको सलाह दे रहे थे आज पूरे ही दिन ईटी नाउ स्वदेश पर। लेकिन अब हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। रवि सिंह और देवांग शाह को करते हैं चर्चा में शामिल। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का शो में। रवि, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि भारत में अब ओमिक्रॉन वायरेंट का जो वायरेंट है वो आ चुका है। 2 केसेस ऑलरेडी मिल चुके हैं। बाजार पिछले कुछ समय से घबराया हुआ था, कुछ चिंतित लग रहा था। हमने देखा कुछ बिकवाली आज एक्सपायरी के वजह से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हमने आते हुए देखी। लेकिन ये जो वायरस है इसको किस तरह रीड कर रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट? किस तरह के फीलर्स आपको मिल रहे हैं? क्या नर्वस होने की ज़रूरत है अभी बाजार के लिहाज से? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो पहली बात है कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इसका ये क्लियर कट है, एक इंडिकेशन तो था कि मार्केट में अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसपे एक अहम रोल होगा और इस समय अभी धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो शायद जो यहाँ पर पोजीशंस जो एग्जिट हो रही हैं, लोअर लेवल जो आपको बाइंग दिख रही है या फिर जो एक बाइंग मोमेंटम आया है, उसमें कहीं ना कहीं से शायद इसका अहम रोल है। क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन या फिर जो हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये वेरिएंट यहाँ पर अब है और आगे कंटिन्यू करता है तो उसका इम्पैक्ट आने वाले 1 से 1.5 महीने में ज्यादा बढ़ेगा। तो वो चीजें शायद मेरे ख्याल से उतनी कंट्रोल में नहीं होंगी, तो इक्विटी मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नर्वसनेस यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अभी जो मार्केट में एक लोअर लेवल बाइंग कह रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं लोग, अपने शॉर्ट पे भी बहुत सी पोजीशनें करते हुए नजर आ रही, तो शायद कहीं ना कहीं से ये एक प्रिकॉशन यहाँ पर लेने की जरूरत है कि अब मार्केट का ट्रेंड अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा बदला नहीं है। क्योंकि आगे 15 दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी लोवेस्ट वॉल्यूम होते हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे फंडामेंटली बहुत ज्यादा कुछ डिसीजंस नहीं देखने को मिलता। तो बेसिकली जो मोमेंटम होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर को कितना रिटर्न किस इक्विटी में मिल रहा है और वो अपनी कितनी पोजीशंस काट रहे हैं। तो फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ओमिक्रॉन एक निगेटिव जरूर यहाँ पर है और उसका इम्पैक्ट हमने अभी पहला झटका जो आया था, जो 17,500 से गिरावट थी, वो जो 16,900 तक की निफ्टी में देखने को मिली थी, वो एक इम्पैक्ट था। अभी जब तक मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा रुका हुआ रहेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी नहीं बदला है। थोड़े से लोअर लेवल, लोअर वैल्यूएशन पे स्टॉक्स की बाइंग जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन इंडेक्स में अभी अप ट्रेंड बहुत बड़ा आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम है। ओके, तो ट्रेंड में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है फिलहाल। तो देवांग, आपसे जानना चाहेंगे फिर 17,400 के ऊपर बंद हुआ है निफ्टी आज। यहाँ से अब एक दिन और बाकी है इस हफ्ते में ट्रेडिंग का। आने वाले दिनों के लिए क्या लॉन्ग पोजीशन पर फोकस करना चाहिए? ओवरऑल निफ्टी की बात करें तो अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी यहाँ से डेफिनेटली आज हमने बाउंस देखा है, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 17,550 17,600 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। तो आई थिंक अगर बात करना चाहिए इंडेक्स स्पेसिफिक से बेटर है कि हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक पे ध्यान रखें। ओके, तो इंडेक्स देखने की जगह स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी और वही स्टॉक्स का हम बात करेंगे शो में आगे। इससे पहले हम आईपीओ मार्केट का एक अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। स्टार हेल्थ का आईपीओ जो है उसे काफ़ी फीका रिस्पांस मिला है। इशू का आखिरी दिन था आज और ये अब करीब 80% के आसपास भर पाया है। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर को खुला था और इसका प्राइस बैंड 870 से 900 रुपये के बीच था। इधर आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ आज खुला। निवेश के लिए ये 6 दिसंबर तक खुला रहेगा और इशू को निवेशकों का बहुत शानदार रिस्पांस मिला है क्योंकि पहले ही दिन ये पूरा सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल हिस्सा भी पूरा भर गया है। इस इशू का प्राइस बैंड 530 से 550 रुपये प्रति शेयर है। इसका लॉट साइज 27 शेयरों का है। आनंद राठी वेल्थ ने 550 रुपये प्रति शेयर पर 194 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से भी जुटाए हैं।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनी पर फोकस करते हैं। मारुति, जिसने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। मारुति ने यह कदम लागत की बढ़ती कीमतों को से निपटने के लिए उठाया है। कंपनी के मुताबिक जिस तरह से रॉ मटेरियल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका घाटा कंपनी को हो रहा था, जिसके बाद कंपनी ने कार के दामों को बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि मारुति अपनी गाड़ियों की कीमतें जनवरी 2022 में बढ़ाएगी। कार के अलग अलग मॉडल्स के आधार पर दामों को तय किया जाएगा। ऐसा चौथी बार होगा जब कंपनी की इस तरफ से कारों की दामों में इजाफा किया जा रहा है। वहीं प्राइस हाइक को लेकर मारुति सुजुकी के सीनियर ईडी शशांक श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। अगर आप टोटल जो प्राइस इंक्रीज है उसको देखें तो वो अभी भी कम है जो कमोडिटी प्राइसेस जितनी बढ़ी हैं। कमोडिटी प्राइसेस चाहे वो स्टील है, प्रेशियस मेटल्स हैं या एल्यूमिनियम है, कॉपर है, उसमें बहुत बहुत तेजी से इजाफा हुआ है पिछले साल में। लेकिन हमने पूरी प्राइस पास ऑन नहीं करी कंज्यूमर को, ये कॉस्ट पास ऑन नहीं करी। और उसकी वजह ये है कि आफ्टर द कोविड हम डिमांड जो वापस आ रही थी उससे हाथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे थे। तो ये एक हमेशा एक ये असमंजस जिसको कहते हैं उसकी स्थिति रहती है हमारे दिमाग में कि हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड पे फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में आएगी। तो हम इस समय वो उस पर बहुत डिस्कशन कर रहे हैं। रवि, काफ़ी मुश्किल में कंपनी दिखाई दे रही है। हमने आज जब सुबह मैनेजमेंट से बात की, उनका कहना है कि उनको बैलेंस करना पड़ता है कि अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए दाम न बढ़ाएं या फिर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखें। हालांकि हमने देखा मारुति ने चौथी बार दाम बढ़ाए हैं इस एक साल में। एक जो चिप शॉर्टेज की समस्या है वो ख़त्म होती दिख रही है, इनका प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या व्यू बनेगा मारुति पे अब? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऑटो स्पेस में मारुति एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है? देखिए, ये जो समस्या अभी निकल कर आ रही है खासतौर से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की, जैसे अगर आप कंपैरिजन करें जिंक, लेड, एल्युमिनियम, निकेल, इन सभी के प्राइसेस लगभग 70% तक बढ़ चुके हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर कंपनीज को रॉ मटेरियल कॉस्ट को मैच कराना। दूसरा, अगर इसी के कंपटीशन में देखें तो आज से 10 साल पहले शायद मारुति का उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आज मारुति जाना जाता है जो है वो एक एवरेज फैमिली के लिए। और यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो इसीलिए ज्यादा पैनिक है कि अगर यहाँ पर मारुति रेट बढ़ाता है तो अदर कंपटीटर को यहाँ पर ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन अदर कंपनीज को भी यहाँ पर प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। आगे ये सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है कि आगे आने वाले समय में मारुति जिस तरीके से रेट बढ़ाएगा उससे मुझे लगता है कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, एक एवरेज रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल स्टॉक के लिए फंडामेंटल काफी अच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी 7,300 के लेवल यहाँ पर मारुति में चल रहे हैं, ये बहुत जल्द आपको 7,700 से 8,000 तक के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरा, फंडामेंटल के कंपैरिजन में ही अगर देखें, हालांकि ये पीयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन भारतीय एयरटेल एक एग्जांपल है कि उन्होंने भी अपने जिस हिसाब से टैरिफ बढ़ाए उसके बाद स्टॉक के प्राइसेस में बड़ा जंप देखने को मिला है और वहां पर भी कंपटीशन सेम जैसा था। तो अभी जो मारुति का यहाँ पर कंपटीशन है उसके हिसाब से देखें तो अगर थोड़े बहुत प्राइसेस बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी शायद जस्टिफाई कर पाएगी अपने प्रॉफिट्स को और आगे फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, प्राइस हाइक का ही फायदा जैसा आपने बताया मारुति को भी मिल सकता है और भारती भी उसी कैटेगरी में आता है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले प्राइस हाइक किए थे। देवांग, मैं आपसे ऑटो स्पेस पर रहते हुए ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक सुपर लग्जरी कार बनाने वाले हैं और उसके साथ मार्केट में एंट्री होगी। जनरली स्ट्रक्चर ठीक दिखाई देता है। हमने देखा साल भर में बहुत ज़्यादा तो नहीं, करीब 11-12% के रिटर्न दिए हैं महिंद्रा के स्टॉक ने 850 के भाव पर। क्या नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए M&M में? महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म चार्ट पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई टर्म चार्ट स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली हमने करेक्शन देखा है, बट ये जो करेक्शन है नियर बाय सपोर्ट से हमने देखा है कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स फॉर्मेशन हुए सपोर्ट के पास, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 820 का। 820 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 900 के अराउंड स्टॉक्स में एक रेजिस्टेंस वहां तक आता है तो प्रॉफिट बुक करने को देखना चाहिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में। प्रॉफिट बुक किया जा सकता है, तो एक छोटा टारगेट यहाँ पर, लेकिन अपॉर्चुनिटी है फिर भी। चलिए एक और सेक्टर पर फोकस करेंगे और वो है एविएशन। ओमिक्रॉन का साया एविएशन सेक्टर पर भी दिखने लगा है। घरेलू यात्रियों की संख्या में तेजी से गिरावट आने लगी है। लोग इस नए वायरस के डर की वजह से हवाई यात्रा करने से बच रहे हैं। इस खबर पर और डिटेल से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित।
जी बिल्कुल, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर अब इंडियन एविएशन सेक्टर पर भी साफ नजर आ रहा है। सिविल एविएशन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लोग अब हवाई सफर से बच रहे हैं। यही वजह है कि अगर जो फ्लाइंग है, डोमेस्टिक फ्लाइंग है, उनको उनके आंकड़ों को अगर 1 हफ्ते या 10 दिन की तुलनात्मक अगर उसका अध्ययन करें तो साफ तौर पर उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। 1 दिसंबर को डोमेस्टिक जो एयर पैसेंजर डिपार्चर संख्या है वो 3,35,000 के आसपास रही, जबकि जो पैसेंजर फुटफॉल एयरपोर्ट पे रहा है वो 6,71,000 के आसपास रहा है। यही आंकड़े अगर आप ठीक 10 दिन पहले देखते हैं, यानी कि 21 नवंबर को जो डोमेस्टिक पैसेंजर डिपार्चर की संख्या है वो करीब करीब 4 लाख के तक पहुंच गई थी। 3,93,000 दर्ज की गई थी, जबकि पैसेंजर जो फुटफॉल एयरपोर्ट पे दर्ज किया गया वो करीब करीब 8 लाख था, 7,78,000 के आसपास था। 21 नवंबर के आंकड़े देख करके साफ लग रहा था कि जो डोमेस्टिक एविएशन है, जो इंडियन एविएशन है, वो लगभग प्री कोविड स्तर तक पहुंच गया है। काफी तस्वीर बेहतर नजर आ रही थी, लेकिन ओमिक्रॉन का झटका अब एविएशन सेक्टर पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट के मुताबिक जो पैसेंजर लोड फैक्टर है तमाम एयरलाइंस का, इंडिगो, स्पाइसजेट, उस पर भी असर देखने को मिला है। उसमें भी तकरीबन 5% की गिरावट देखने को मिली है। और बात यहीं तक नहीं, क्योंकि आगे चल करके इंटरनेशनल फ्लाइंग को दोबारा शुरू करने को लेकर के जो सरकार का फैसला था उसमें भी डेट एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो साफ तौर पे ओमिक्रॉन का असर न केवल डोमेस्टिक सिविल एविएशन फ्लाइंग पे नजर आ रहा है, बल्कि माना यह जा रहा है कि आगे चल करके ये इंटरनेशनल फ्लाइंग पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही तरह की फ्लाइट्स पर इसका असर दिख रहा है। रवि, यहाँ पर हमने देखा था एक अच्छी खासी थीम चल रही थी बाजारों के लिए। अनलॉक की थीम पर हम चर्चा करते थे। एविएशन स्टॉक्स हों, होटल्स हों, टूर एंड ट्रैवल कंपनियां हों, उन सब में हमने अच्छा एक रनअप आते हुए देखा, लेकिन अब शायद एक फुल स्टॉप लग रहा है। क्या आप सलाह देंगे? इस स्पेस से बाहर होना चाहिए या अभी भी कोई ऐसी कंपनी है जहां आप बेट करना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में ये कोशिश करी है लोगों को बताने की कि अभी जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो एयरलाइंस कंपनीज या उसके लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। और उससे रिलेटेड अगर आप जाते हैं तो रिटेल की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको होटल इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो ये डेवलपमेंट अभी रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, थोड़ी सी प्रिकॉशन और बरतने की यहाँ पर जरूरत है। तो शायद ऐसे टाइम पे थोड़ा सा जरूर है कि लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, लोग अभी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन अगर इस एक्टिविटी पे गवर्नमेंट का कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो शायद वो इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री को ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास और अदर कई इंडस्ट्री हैं जिस पे आप निवेश कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग जो बाजार में आज कल की तैयारी करवा रहे हैं, यानी कल का मुनाफा आज ही बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए आप यहाँ पर वही सजेशन आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ईटी नाउ देखते रहिए, आगे सजेशन हम लोग लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो फिलहाल क्लैरिटी आए तब तक का इंतजार करें, वो बेटर होगा। इसी स्पेस पर रहते हुए देवांग, एक चार्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा इंडियन होटल्स का। हमने देखा एक अच्छा खासा रनअप पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक ने दिखाया था। साल भर में तो करीब 40-45% की कमाई करा कर दी है। आपको लगता है अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी है या होटल स्पेस से ही किसी और स्टॉक को पिक करना चाहेंगे आप? जी, अगर इंडियन होटल्स की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने इमीडिएट सपोर्ट लेवल ब्रेक किया इंडियन होटल्स में, उसके बाद और करेक्शन मिला स्टॉक के अंदर। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। यहाँ पे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 187 189 एक रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 179 का है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी इंडियन होटल्स में। करने की सलाह रहेगी इंडियन होटल्स में। इसके अलावा एक कॉल मैं लेना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर, और वो रवि आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था न्यूज़ फ्लो तो था उस स्टॉक में पिछले कुछ समय से। जिस तरह अरामको के साथ डील जो है वो रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले हमने वो खबर दी थी अपने दर्शकों को। उसके बाद हमने देखा सपोर्ट कर रहा था। इनफैक्ट बाज़ार जो है बीच में एक दिन स्टॉक ने जब 6% की छलांग लगाई तो थोड़ा लोगों को आश्चर्य भी हुआ कि इतना एक दिन में रिलायंस जैसा शेयर कम चलता है। तो अब सवाल ये बनता है 2480 के आसपास रिलायंस का शेयर फिलहाल खड़ा है। आपको लगता है ये सपोर्ट कर पाएगा बाजार को यहाँ से? और रवि, मैं आप ही से ये सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक सपोर्ट कर पाएगा बाजार को यहाँ से? और ओके, तो लगता है रवि से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। देवांग, अगर आप बता पाएं चार्ट्स पर कैसा दिखता है रिलायंस का स्टॉक?
रिलायंस इंडस्ट्रीज से बात करें तो ओवरऑल कंसोलिडेट हो रहा है, स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में चल रहा है। तो जब तक वो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2510 के डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करे और सस्टेन दिखाए, तब तक वो स्टॉक्स में अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही 2510 को ब्रेक करता है लेवल्स, देन यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि और फर्दर अपसाइड डायरेक्शन मिल सकता है। स्टॉप लॉस की जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो 2400 एक सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, तो रवि हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। रिलायंस की हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरह की तेज़ी हमने देखी थी पिछले कुछ समय में, आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक सपोर्ट कर पाएगा आने वाले दिनों में बाजार को? देखिए, बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली दिख सकती है, थोड़े लोअर वैल्यूएशन के स्टॉक्स यहाँ पर ज्यादा बाय होते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिलायंस के अगर फंडामेंटल की बात करें तो काफी स्ट्रांग यहाँ पर फंडामेंटल डेवलपमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट की सिचुएशन अगर बहुत वीक होती है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पर शायद इन्वेस्ट ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 2650 के रेट बहुत जल्दी इसके छूते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो मोमेंटम है उसमें भी और आगे आने वाले समय में भी अभी ये मोमेंटम जारी रहेगा, और थोड़ा सा फंडामेंटल चूंकि यहाँ पर स्ट्रांग है तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा। 2650 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा लंबा रखना होगा। चलिए एक और खबर की तरफ रुख करते हैं। देश भर के हाईवेज पर अब आवश्यक सुविधा के तौर पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। लोकसभा में आज सरकार ने यह जानकारी दी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI चार्जिंग स्टेशन लगाने के काम में तेजी से जुटा है। इस खबर पर और डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। अगर आप नेशनल हाईवे के जरिए लंबी दूरी की यात्रा तय करना चाहते हैं और आपको इस बात की चिंता होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं होंगे तो आपको परेशानी हो सकती है, तो ये परेशानी जल्द दूर हो सकती है। क्योंकि सरकार ने लोकसभा में एक जवाब में कहा है कि ये ज़रूरी कर दिया गया है सभी डेवलपर्स के लिए कि नेशनल हाईवेज पर वे साइड एमिनिटीज़ के तौर पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस लगाना जो है वो ज़रूरी होगा। NHAI ने इस प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और करीब 39 ऐसे चार्जिंग स्टेशंस हैं जिसके लिए बिडिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वो नेशनल हाईवेज पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा 103 चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लोकेशन की पहचान कर ली गई है और अगले वित्त वर्ष तक इस पर भी काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार की योजना ये भी है कि देश भर के सभी नेशनल हाईवेज पे जो है वे साइड एमिनिटीज़ के तौर पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए समय समय पर बिडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। तो एक तरीके से जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल रखते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो ओनर्स हैं उनके लिए ये खबर अच्छी है। और कई हमने कंपनियां जो बाज़ार में लिस्टेड हैं, टाटा मोटर्स है या बजाज हैं, उन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो इलेक्ट्रिक मार्केट में जो है अपना शेयर बढ़ाएं। तो वहां पर भी हम चर्चा कर सकते हैं अपने मेहमानों से। लेकिन वक्त हो गया है फिलहाल हमारे शो में ये जानने का कि कल और आने वाले दिनों के लिए कौन से वो शेयर्स हैं जहां पर आप दांव लगा सकते हैं। देखते हैं आज के VIP शेयर्स। तो देवांग से शुरुआत करते हैं। देवांग, बताइए कल के लिए कौन से आइडियाज लेकर आए हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? यहाँ पर IT सेक्टर्स में हमारा प्रेफरेंस रहेगा। हमने देखा कि IT स्टॉक काफी स्ट्रांग है। इवन हम पूरे ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो काफी अच्छे चार्ट पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन से रिबाउंड देखने मिला है। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा प्रेफर पिक रहेगी। टेक महिंद्रा बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1580 और टारगेट 1695 के साथ। ओके, 1580 का स्टॉप लॉस और 1695 का टारगेट यहाँ पर टेक महिंद्रा में। आज भी हमने अच्छी खासी तेजी करीब 2 से 2.5% की वहां पर देखी थी। रवि, आप कौन से स्टॉक आइडियाज लेकर आए हैं आज? मेरे 2 स्टॉक हैं। पहला स्टॉक है कैनरा बैंक। थोड़ा बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा मेरा अभी पॉजिटिव व्यू बनता जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो एक ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई वो अब वैल्यूएशन के पास आ रही है, तो स्टॉक उनमें अप ट्रेंड में आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में अगर देखें तो कैनरा बैंक एक अच्छा मोमेंटम है और इसके नंबर्स भी अच्छे रहे हैं। NPA नंबर्स भी काफी कम हुए हैं और कंपनी बैंक ने काफी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। तो मुझे लगता है कि अपसाइड के मोमेंटम में एक बार 230 रुपए तक का मोमेंटम ये दिखा सकता है। जो रैली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा है रिटर्न यहाँ पर, तो आप इसमें एक जो है वो बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मेरा दीपक नाइट्रेट।
चूंकि यहाँ पर फर्टिलाइजर और खास तौर से केमिकल में एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में और काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है। टोटल इनकम अच्छी देखने को मिली थी, एबिटा में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, और देखें तो डे टू डे बेसिस पे भी इसमें काफी हद तक कंपनी ने डेवलप लोअर लेवल से काफी डेवलपमेंट किए हैं, तो उसका एक फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। अपसाइड में लॉन्ग टर्म पे इस पे थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, एंट्री अच्छी है, 2400 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्टॉक हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और अगर मोमेंटम में बेनिफिट मिलता है तो आप बीच में भी बुक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 स्टॉक्स पर फोकस। कैनरा बैंक यहाँ पर टारगेट है 230 रुपए का, और दीपक नाइट्रेट यहाँ टारगेट बनता है 2400 रुपए तक का। ये दोनों ही पसंद हैं रवि की। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने आइडियाज़ भी बताने के लिए। चलिए, कल की तैयारी में फ़िलहाल आज इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आगे आपके लिए लेकर आएंगे